नमस्कार, मैं सहदेव प्रसाद स्वामी एडवोकेट आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर चर्चा करूंगा कि हम अखबारों की हेडलाइन पढ़ते हैं, विभिन्न अदालतों के निर्णय भी पढ़ते हैं। आपकी जानकारी में ये रहता है कि बार बार हम एक ही बात पढ़ते हैं कि मंदिर की जमीन पे, मंदिर की भूमि पर, मंदिर की संपत्ति पर पुजारी का कोई हक नहीं। मंदिर की ज़मीन पर पुजारी को हक नहीं मिल सकता। इस तरीके का कानून हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे राजस्थान में है, और इस तरीके के निर्णय समय समय पर जो है वो विभिन्न माननीय अदालतों के द्वारा पारित किए जाते हैं। और उन निर्णयों के बारे में हम अखबारों में, और उन निर्णयों के बारे में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया के माध्यम से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्या ये तो स्वीकृत तथ्य है, ये मानना पड़ेगा कि इस तरीके का कानून हिंदुस्तान में है कि मूर्ति की जो ज़मीन है, चाहे वो कृषि भूमि है, चाहे संपत्ति है, कोई प्लॉट है, मकान है, रहवास है, कोई भी किसी भी तरीके की ज़मीन है जो मूर्ति की है, मंदिर की है, उस पर पुजारी का किसी भी तरह का हक नहीं होता। वर्तमान जो कानून है, आगे कानून में संशोधन आए वो अलग बात है। वर्तमान जो कानून की स्थिति है वो स्थिति ये है कि मंदिर का पुजारी जो है वो मूर्ति का एक ट्रस्टी होता है, एक मैनेजर होता है, एक प्रबंधक होता है, और मूर्ति से संबंधित जितनी भी जमीन जायदाद है उसका बतौर प्रबंधक जो है उसकी देख रेख कर सकता है, और मंदिर के जो धार्मिक उत्सव है, मंदिर के मरम्मत के लिए खर्चा कर सकता है, और अपने परिवार का पालन पोषण भी जो है उस भूमि के आय से कर सकता है। इससे ज़्यादा अधिकार जो है वो आज तक के कानून में पुजारी का कहीं भी देखा नहीं गया, किसी भी फैसले में और किसी भी कानून में ये लिखा नहीं गया। लेकिन आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा, और कुछ कानूनी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, कुछ तरीके, कुछ फैसले, और वो भी फैसले लैंडमार्क जजमेंट है, लार्जर बेंच के जजमेंट है, उन जो संबंधित विधि है, कानून है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस कानून को समझने के लिए कि राजस्थान के अंदर, खास तौर से मैं राजस्थान की चर्चा, और राजस्थान में भी जो कृषि भूमि है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो खातेदारी की ज़मीन है, उस ज़मीन के बारे में क्या, कैसे पुजारी को हक मिल सकता है, उसके बारे में जो वर्तमान कानून के अनुसार मैं चर्चा करूँगा। इस चर्चा में सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर पुजारी समुदाय के लोग जो मंदिर की डोली की ज़मीन, माफ़ी की ज़मीन कास करते थे, मंदिर की ज़मीन हम उस ज़मीन को बोलेंगे जो ज़मीन मंदिर के नाम से हो। डोली की ज़मीन और भूमि माफी की ज़मीन उस ज़मीन को बोलेंगे जिसमें ठाकुरों के समय, जागीरदारों के समय बिगोड़ी माफ थी। मंदिर की ज़मीन की बिगोड़ी नहीं लगती थी, वो शुल्क नहीं लेते थे, उसका किराया जो है वो किसी भी तरह का राज दरबार के द्वारा वसूल नहीं किया जाता था, इसलिए उसको भूमाफी और डोली की ज़मीन के नाम से पुकारते हैं। ठाकुरों ने कुछ ज़मीन जो है वो दान के तौर पे मंदिरों को दी थी, जो जिनका मकसद जो था वो ये था कि उस ज़मीन की आय से मंदिर की देख रेख चले, पूजा पाठ चले। इस कानून को समझने के लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जागीरदारों के समय जब जागीरदारी अधिनियम था, और उस अधिनियम के तहत जो है वो राजस्थान के कृषि भूमियों का जो भी देख रेख और जो भी कानून सम्मत जो है वो सारे के सारे राजस्व अभिलेख रखे जाते थे। और जागीरदारों के समय मूर्ति की ज़मीन के बिगोड़ी नहीं लगती थी। जब राजस्थान के अंदर जागीरदारी प्रथा का अंत हुआ, जागीरदारी रिज्यूम हो गई, और उस समय हमारे राजस्थान के अंदर कृषि से संबंधित भूमि
भूमि से संबंधित जो कानून राजस्थान की विधानसभा में लाया गया, उस कानून का नाम है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को लागू हुआ और 15 अक्टूबर 1955 को ये कानून राजस्थान की विधानसभा में पारित किया गया। इस दिन के बाद राजस्थान के अंदर कृषि भूमि से संबंधित ये कानून लागू हुआ। इस कानून में 2-3 चीजें ऐसी है जो अगर आप पुजारी हैं, काश्तकार है और जमीन अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। एक तो खातेदारी, जिसको जमाबंदी बोलते हैं। खातेदारी पटवारी के पास मिलती है और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें राजस्व प्रविष्टि की जाती है, खातेदार के नाम की प्रविष्टि होती है जो खातेदार होता है। क्योंकि खातेदार इसलिए कहा गया है कि वर्तमान में भी खातेदार जो है वो भूमि का मालिक नहीं होता। आज भी राजस्थान के समस्त कृषि भूमियों का मालिक राजस्थान सरकार है और हर तहसील के अंदर जो तहसीलदार होता है उसका भूस्वामी होता है, उसका मालिक होता है। भूस्वामी के तौर पर तहसीलदार का नाम लिखा जाता है और खातेदार, किराएदार, टेनेंट जिसको बोलते हैं, उसमें खातेदारी में कृषक का नाम लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी खातेदारी है। खातेदारी अधिकार जो राजस्थान के अंदर मिले वो 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मिले और उसका जो आधार था वो एक ही आधार था कि 15 अक्टूबर 1955 को जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ या जो भी राज्य सरकार ने निर्धारित दिवस रखा, उस दिनांक को जिस काश्तकार का कब्जा था उस काश्तकार के नाम से जमीन खातेदारी दे दी गई। सेटलमेंट हुआ, कहीं 2008 में हुआ, कहीं 2013 में हुआ और जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन तारीखों को और सम्मत सालों में सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट की दिनांक को गिरदावरी हुई। गिरदावरी जो है वो ऐसा राज्य का दस्तावेज है, राजस्व रिकॉर्ड है, जिसके अंदर जिसका कब्जा उसका नाम लिखा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। गिरदावरी जो है वो जब सेटलमेंट हुआ और जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, उस दिनांक को अगर किसी भी व्यक्ति का गिरदावरी में नाम दर्ज है तो ये माना जाएगा कि जिस दिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस दिन उसका कब्जा था। और कानून ये कहता है कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस दिनांक को अगर काश्तकार का कब्जा है तो खातेदारी उसी को दी जाएगी। अगर उसमें त्रुटि रह गई है तो वो व्यक्ति जो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत SCM कोर्ट में सहायक कलेक्टर की अदालत में दावा करके और ये घोषणा करवा सकता है कि वो सेटलमेंट के वक्त जो है कब्जे में था और उस दिन उसको जो खातेदार घोषित कर देना चाहिए था या उसके पूर्वजों को कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। आज वो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। पुजारी की जहाँ तक बात आती है, 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि पुजारी मंदिर की जमीन पर 2 शब्द है, एक पुजारी एक मंदिर, मूर्ति, डोली, भूमाफी। मंदिर मूर्ति कानून के अंदर जो है वो मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है। कानून ने ये माना है कि ठाकुर जी, रघुनाथ जी, बालाजी महाराज जो है, जो भी मूर्ति है वो शाश्वत नाबालिग है, ऐसे नाबालिग है जो कभी भी बालिग नहीं हो सकते। लेकिन कानून में उनको एक व्यक्ति माना है, क्योंकि ठाकुर जी एक व्यक्ति है और जब सेटलमेंट हुआ तब ठाकुर जी के नाम से खातेदारी है, गिरदावरी है, खुदकास्ट लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ये इस वीडियो का मुख्य आधार है खुदकास्ट। खुदकास्ट शब्द को समझने के लिए आपको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 और 23 देखनी पड़ेगी। मूर्ति के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो धारा 5 में तो ये लिखा हुआ है कि जो कास्ट करता है खुद करता है या अपने नौकरों से करवाता है, और जब सेटलमेंट की तारीख को जो कास्ट करता था वो उसकी खुदकास्ट की जमीन है। दूसरा, नाबालिग के बारे में ये माना गया है कि अगर नाबालिग व्यक्ति है, जैसा कि ठाकुर जी नाबालिग है, कानून में ठाकुर जी कभी आकर के कास्ट नहीं कर सकते, ऐसा कानून मानता है। इसलिए उनको जो है कानून के अंदर व्यक्ति माना है और उनको नाबालिग माना है। ठाकुर जी कभी कास्ट नहीं कर सकते और ठाकुर जी की हैसियत से अगर पुजारी कास्ट करता है और उस समय करता था
तो उस पुजारी को खातेदारी की ज़मीन में कभी भी खातेदारी नहीं मिलेगी, ऐसा कानून कहता है। क्योंकि ठाकुर जी एक व्यक्ति है और ठाकुर जी खुद कास्ट नहीं करते, ठाकुर जी की तरफ से आपने कास्ट किया है। ऐसी स्थिति के अंदर जो आपको खातेदारी कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए आगे संशोधन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान का आगे भी संशोधन होने की मुझे जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, ऐसा कभी भी संशोधन होने की संभावना नहीं है कि मूर्ति की ज़मीन पुजारी को दे दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े मंदिरों के नाम से संपत्ति है वो सारी की सारी पुजारियों के नाम से हो जाएगी, मंदिरों के नाम से कुछ नहीं बचेगा। ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज के कानून के माफिक पुजारी खातेदारी कैसे ले सकता है? तो उसके लिए आपको जो है जितने भी पुजारी संगठन है और जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी व्यक्ति पुजारी के तौर पे खातेदारी मांग का जो झंडा लिए जो है अपने मांग के लिए आंदोलनरत हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि पुजारी शब्द को छोड़ें। पुजारी कभी मंदिर की ज़मीन की खातेदारी नहीं ले सकता। पुजारी के स्थान पे आप अपने आप को काश्तकार कहिए। आप ये दावा करिए कि जिस दिन राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस दिन जो जमीन वो काश्त करते थे वो पुजारी की हैसियत से नहीं करते थे, वो एक काश्तकार की हैसियत से करते थे। और क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ये कहता है कि जो व्यक्ति निर्धारित दिवस पे जिस दिन एक्ट लागू हुआ उस दिनांक को जो काश्त करता था वही उस जमीन का खातेदार होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा कि मैंने पूर्व में ये चर्चा करी, खुद काश्त शब्द जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सम्मत 2008-2013 जैसा भी सेटलमेंट आपके क्षेत्र में हुआ उसकी आप खातेदारी की नकल निकालें। खातेदारी की नकल निकालने पे आपको ये पता चलेगा कि उस समय अगर आपके पूर्वज खातेदार दर्ज हैं, सेटलमेंट के वक्त सबसे पहले खातेदारी आपके बुजुर्गों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, दादाजी पिताजी के नाम से आ गई है और 1-2 साल के बाद मूर्ति के नाम आ गई है तो उसके मालिक आप हैं, मूर्ति नहीं है। क्योंकि कानून ये मानता है कि उस दिनांक को आपके पूर्वज काबिज थे और कब्जे कास्त के आधार पे, खुद कास्त के आधार पर आपके पिताजी और दादाजी के नाम से, काश्तकार के नाम से ज़मीन आ गई थी। आगे जाकर के अगर मूर्ति के नाम से आई है तो वो गलत आई है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब लागू हुआ उस दिनांक को अगर मूर्ति के नाम से जमीन खातेदारी में आ गई लेकिन काश्तकार के नाम पर आपके पूर्वजों के नाम से वो जमीन दर्ज है तो भी मूर्ति हकदार नहीं है। क्योंकि मूर्ति उसमें खुद काश्त नहीं है। मूर्ति के साथ साथ कृषक के कॉलम में खुद काश्तकार के कॉलम में खुद काश्त लिखा हुआ है। यानी उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय जो है वो मूर्ति के आधार पर या मूर्ति की तरफ से जो है वो काश्त की जाती थी। ये तथ्य अगर उस ज़माने की खातेदारी में लिखा हुआ है तभी मूर्ति हकदार होगी, मंदिर की ज़मीन होगी, वरना आपकी होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे खतरनाक चीज़ ये जिसको आधार लेकर के अपन घूम रहे हैं वो ये कि अगर मूर्ति की ज़मीन नाम लिखी हुई है और उसके नीचे उस जमाने में ये लिखा हुआ कि बेतनाम पुजारी हरिदास जी, गोकुलदास जी, रामदास जी, वो सबसे खतरनाक है। क्योंकि उसके अंदर कानून ने ये माना कि ज़मीन तो मूर्ति की है लेकिन पुजारी उसको काश्त कर रहा है, वो आधार जो है वो नहीं चलेगा। ये सारी स्थितियां समझने के लिए आपके पास में जो मुख्य आधार जो है एक गिरदावरी भी है। अगर मूर्ति के खुद काश्त की लिख दी गई है उस जमाने में जब सेटलमेंट हुआ, पट्टा जारी हुआ, लेकिन अगर गिरदावरी में आपका नाम है, आपके बुजुर्गों का नाम है, तो भी आप दावा कर सकते हैं कि उस जमाने का जो गिरदावर था, उस जमाने का जो पटवारी था, उसने हमारे कब्जे काश्त के आधार पर हमारा कब्जा लिखा है। फिर मूर्ति का नाम गलत लिख दिया गया क्योंकि गिरदावरी जो है वो कब्जे काश्त का ही आधार है, कब्जे काश्त के आधार पर गिरदावरी की जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब अगर सम्मत 2008 और 2013 तक या
1955 के अंदर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आया, उसकी गिरदावरी में अगर आपके बुजुर्गों का नाम है और चाहे कास्त और खुद कास्त अगर मूर्ति का भी लिख दिया है तो भी आपके पास आधार है, आप ये कह सकते हैं कि ये खुद कास्त की एंट्री और मूर्ति की ज़मीन की एंट्री गलत हुई है। उस ज़माने में क्योंकि गिरदावरी हमारे नाम से है इसलिए हम खातेदार होने चाहिए। हमारे उस ज़माने की खातेदारी, गिरदावरी और पट्टा सेटलमेंट जो बंदोबस्त अभिलेख है उसके अंदर काश्तकार का नाम जो है उस ज़माने में लिखा हुआ है। इस तरीके के दस्तावेज लेकर के आप जो है अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई आप लड़ेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। और एक जो है आजकल बहुत बड़ा तमाशा राजस्थान के पुजारियों के साथ में हो रहा है, सरकार ने पेंसिल नोट लगवाए हैं खातेदारी पे। पेंसिल नोट का मतलब ये है कि सरकार ये कहती है कि ये ज़मीन जो है अभी जैसे वर्तमान के अंदर आपके नाम से खातेदारी है तो भी उसमें पेंसिल नोट लग गया और ये कह दिया गया कि ये ठाकुर जी की है, मंदिर की है। ये गलत है, क्योंकि सरकार का ये कहना है, चिन्हित करिए सरकार ने सरकारी आदेश से पटवारियों ने कि ये ज़मीन मंदिर की हो सकती है। और सरकार ने ये तरीका बताया है कि हम इस ज़मीन का रेफरेंस रेवेन्यू बोर्ड में करेंगे, यानी मूर्ति का वापस नाम दर्ज कराने का मुकदमा करेंगे। उस चीज़ का नोट लगाया, ना तो मुकदमा आज तक हुआ है, ना रेफरेंसेज हुए हैं और ना कोई बोर्ड ने जो है कोई स्टे जारी किया है, कोई आदेश जारी किया है। तो ये तो इस तरीके की कार्रवाई हुई कि हम मुकदमा करेंगे पुजारियों पे, हम मुकदमा करेंगे पुजारियों पे, हम इनकी खातेदारी हटा करके और हम जो है मंदिर के नाम ये ज़मीन करवाएंगे। इसके लिए हम रेवेन्यू बोर्ड में रेफरेंस करेंगे और ये कह करके पहले ही जो है वो नोट लगा दिया। ये नोट लगवाने की कार्रवाई जो है वो गलत है। इसके लिए भी आप राजस्थान हाईकोर्ट में रिट कर सकते हैं और कलेक्टर के वहाँ जा कर के शिकायत कर सकते हैं कि साहब आप रेफरेंस करना चाहते हैं, हम लड़ेंगे, आप रेफरेंस करिएगा रेवेन्यू बोर्ड में, हम जवाब देंगे, हम साबित करेंगे कि ये ज़मीन हमारी है, मंदिर की नहीं है, लेकिन पहले नोट हटाइएगा। तो ये नोट जो है वो हट जाएगा। ये नोट हटते ही फिर कोई विवाद नहीं है। अगर सरकार रेफरेंस करवा करके और अगर मंदिर के नाम से ज़मीन वापस नहीं करवाती है या रेफरेंस सरकार नहीं जीतती है बोर्ड के अंदर तो ये खातेदारी आपकी है। जब तक आप लड़ोगे तब तक आपकी है। इसलिए ये जो पेंसिल नोट जो अवैध है, कानून विरुद्ध है और ये इस तरीके का नोट जो है वो कानूनन नहीं लगाया जा सकता। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं निवेदन करना चाहूँगा आपको कि माफ़ी की ज़मीन है एक तरफ तो, और एक तरफ बुजुर्ग लोग कई ऐसे हैं गाँव के अंदर जिनके पास जो है वो बिगोड़ियाँ हैं, पुरानी फटे पुरानी बिगोड़ियाँ बक्से में रखी हुई है कपड़ों में बांधे हुए, और कहते हैं साहब हमारे पास तो बिगोड़ियाँ। जब आपके पास बिगोड़ी की रसीद है और आपने उस ज़मीन की बिगोड़ी दी है, इसका मतलब ये है कि आपके बुजुर्गों ने बिगोड़ी अदा करी है, कानूनन जो है आपने किराया दिया है, तो वो माफ़ी की ज़मीन नहीं है। फिर वो ज़मीन जो है वो आपकी है और उन बिगोड़ियों के आधार पर जो है अब खातेदारी अधिकार का दावा आप लोग कर सकते हैं। कानून जब तक नहीं बदले तब तक ये कानून जिसके आधार पे ये सारी बातें जो मैंने कही है वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आधार पर कही है। और एक आपके पक्ष का कानून जो है वो ये है कि एक 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है और उस फैसले का नाम है तारा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो है RRD राजस्थान रेवेन्यू डिसीजन किताब है, रेवेन्यू का एक डाइजेस्ट आता है, वो जो वॉल्यूम है उसके अंदर 556 पेज पर ये छपा हुआ है। इसके अंदर रेफरेंस हुआ था, बहुत सी बातें जो है वो अलग अलग भिन्न भिन्न अदालतों के द्वारा पूछे गए हैं कि साहब इस मामले में क्या होना चाहिए। इसके अंदर रेफरेंस के कई बिंदु है, लेकिन जो बिंदु मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बिंदु ये है कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, जागीरें जब्त हो गई, जागीरदारी अधिनियम नहीं रहा, तो सारी की सारी ज़मीनें जो है वो राज्य सरकार को चली गई। और राज्य सरकार को चली जाने के बाद फिर जो काश्तकार था उसके नाम से खातेदारी आ गई। खातेदारी आनी चाहिए थी, अगर नहीं आई है तो आनी चाहिए, ऐसा जो इस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर सेटलमेंट के समय मूर्ति की ज़मीन जो है अगर उसमें खातेदारी में खुद कास्त नहीं लिखा हुआ है, यानी मूर्ति की खुद के कास्त की ज़मीन अगर नहीं है सेटलमेंट के वक्त, तो उसमें पुजारी खातेदारी अधिकार ले सकता है। ये निर्णय जो है लंबा चौड़ा है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने
कानूनी सलाहकार के माध्यम से और पढ़े लिखे युवा और अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से इस कानून को पढ़ करके समझें। और आप जो इसमें हमारा वकीलों का, बड़े लोगों का ये मानना है कि इसमें 75% ज़मीन जो है वो पुजारियों के नाम से आ गई है। 75% ज़मीन मंदिरों ने खो दी है, हमारा ये मानना है। क्योंकि 75% जो मंदिरों के नाम से ज़मीन है उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो रिकॉर्ड के अंदर ये आएगा कि सन 1955 के अंदर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया, उस दिन मूर्तियों के नाम ज़मीन थी जो मूर्तियों के कर दी गई या पुजारियों के नाम हो गई, उसमें नोट लगा दिए गए, लेकिन वो मूर्ति के नाम से खुद कास्ट की नहीं है। कास्ट के कॉलम में मूर्ति की कास्ट नहीं लिखी हुई है, और जहाँ खुद कास्ट शब्द नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे मूर्ति की ज़मीन नहीं है। वहाँ पे अगर आपके बुजुर्ग कृषक और काश्तकार के नाम पे थे या आप दावा करते हैं वर्तमान में कब्जा है, तो आप ये कह करके कब्जा कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि ये ज़मीन जो है मूर्ति की नहीं थी, क्योंकि जब सेटलमेंट के वक्त जो है वो मूर्ति के खुदकाश की दर्ज नहीं है। एक ये बड़ा बिंदु जो है, इस बिंदु पे आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो मूर्तियों की 75% ज़मीन जो है विवादित ज़मीन है, वो ज़मीन जो काश्तकार थे, पुजारी शब्द नहीं, जो उस समय के काश्तकार थे, दो ही बातें हैं, एक मंदिर एक काश्तकार। हम काश्तकार थे, मंदिर के नाम से ज़मीन आ गई, क्योंकि मंदिर के खुद काश्त की नहीं थी इसलिए काश्त हम करते थे, इसलिए हमारे को काश्तकार घोषित किया जाए। वर्तमान कानून के अंदर एक ये तरीका आप अपना सकते हैं। आपने ये वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।